जिस जिस तरीके की गंदगी हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में आ चुकी है, हम्म। इतनी जल्दी उसकी सफाई नहीं हो सकती। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। यकीनन मेहनत हो रही है, हम्म। लोगों में शऊर आ रहा है, लेकिन जो जहर जहनों में बसा गया, वो जहर तो अभी इतना आसानी से नहीं जाने वाला है। तो एक नस्ल तक तो रहेगा ये जहर। अब आने वाली नस्ल किस तरीके की होगी, चूंकि अब देखिए कोई भी चीज़ हो गई, अगर कोई एक मुसलमान का नाम लिया तो ख़त्म, बर्खास्त हो गया, जी। फाइनल हो गया। अब उसी की खतूत पर कार्रवाई चलती है। जैसा कि मैं कह रहा था, पीर की रात में टीवी चैनलों ने जिन खतूत पर डिबेट शुरू कर दिया है, जी। उन्हीं खतूत पर ही ये बात सामने आ रही है, सब चीज़ें। हम्म। नहीं, ये होगा, ये होगा। और अब देखिए एक बड़े इदारे को जिसमें ज़्यादातर मुसलमान जो है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो बात हो रही है, हम्म। अब उसकी सालिमियत को धक्का लग गया, उसकी जो है वजूद को धक्का लग गया। उसकी मेडिकल कमीशन जो है, जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी, अब उसका नाम बदल दिया उन्होंने। जी। अब वो उसकी रिकॉग्निशन ख़त्म कर देंगे, तो उसके तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। हम्म। यूक्रेन की जंग तो नहीं है कि भाई यूक्रेन से बच्चे पढ़ के जो आ रहे थे वो अब वापस आ गए, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। उसके तहत जो चलने वाले हॉस्पिटल है उनका क्या मामला होगा। तो ये एक बड़ा ठीक है भाई, अगर वहाँ से ये साबित भी हो जाए, हालांकि साबित नहीं हुआ है, जी। ये सिर्फ इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम की बुनियाद पर एक बड़े इदारे को आप धक्का लगाना चाह रहे हैं, हम्म। और लगा रहे हैं। वैसा नहीं है कि काम शुरू हो गई है, इसके लिए नोटिसें वगैरह शुरू हो गई हैं, जो भी कानूनी तरीक़ेकार है उसके ज़रिए ये लोग, इनको इख्तियार है, रिकग्निशन ख़त्म कर देंगे। जब रिकग्निशन ख़त्म हो गई तो आप इदारा नहीं चला सकते। हम्म। तो ये पूरी तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को अब बुलडोज कर, आने वाले दिनों में कोई और यूनिवर्सिटी को भी कर सकते हैं, चूँकि इनको, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ हो या दीगर हो, इनको पसंद नहीं है ना, इसलिए उसके माइनॉरिटी कैरेक्टर पर हर वक्त सवाल उठाते रहते हैं। तो ये तासुब की बुनियाद पर जिस तरीके से जो जहर घोला गया है, हम्म। वो जहर तो अभी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि भाई एक इलेक्शन में इसकी सफाई होगी। इसके जी। लिए शऊर बेदारी का काम हुआ, बड़ी हद तक हुआ, उसकी वजह से ये फिर भी दम गनीमत नतीजा है। जी। और सब यहाँ यानी 4 राउंड टेबल हो गए हैं, राउंड कंप्लीट हो गए हैं। बलरामपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 65 है, तो यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नुमाइंदे हैं मोहम्मद आदिल हसन, वो आगे चल रहे हैं। 984 वोटों से वो लीड बनाए हुए हैं। और दूसरे नंबर पर जो है वो संगीता देवी हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी की हैं। तो यानी एमआईएम की भी अगर हम देखें तो लीड अभी इब्तदाई जो ट्रेंड्स हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि वो लीड कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बलरामपुर की वजह से। जी। नहीं, ठीक है, देखिए अभी आपने अभी कई इलाकों में 4 राउंड भी होंगे, बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अभी हमको इस तरीके के मज़ीद कई राउंड की ज़रूरत होगी, क्योंकि जी। कई इलाकों में 20 राउंड, कई इलाकों में 24 राउंड, कई इलाकों में 16 राउंड। जी हाँ, वो इन 30 तक भी है। जी। हाँ, वोटों की तादाद के मुताबिक गिनती के राउंड्स लगाए जाते हैं, गिनती के टेबल्स लगाए जाते हैं। तो काफ़ी अभी सफ़र तो इब्तिदा है, इब्तिदा इश्क है। हम्म। देखिए आगे आगे होता है क्या। यकीनन ये आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो सारी चीज़ जो है वाज़े होगी, लेकिन अभी तक का जो मंज़र है, अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं, वो यही बता रहे हैं कि एनडीए इत्तेहाद जो है लीड पर है। जेडीयू और भाजपा दोनों 70, 71, 72 इस तरह से जो है दोनों की जो है साझेदारी बनी हुई है। और फिर उसके बाद फिर आरजेडी का नंबर आ रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से अभी तो ठीक है, अभी काफ़ी वक्त है और बहुत सारे यानी राउंड्स होने बाकी हैं, तो अभी आगे पता चलेगा। लेकिन इसके बावजूद अभी कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि जश्न का माहौल जो है शुरू हो चुका है। अगरचे क़वायद की पासदारी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पूरा यकीन है कि जो एग्ज़िट पोल्स आए हैं ज़्यादातर मजमूई तौर पर वही रिज़ल्ट होगा। माजिद साहब, नहीं, ज़रूरी भी तो नहीं है। अब देखिए हरियाणा में जिस तरीके से एग्ज़िट पोल आए थे, हम्म। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जिस तरीके से एग्ज़िट पोल आए थे, वो तो रिकॉर्ड है ना आपके पास। जी। देखिए उसकी टैली कीजिए, फिर उसके बाद जो हकीकी नताइज आए उसकी टैली कीजिए, जी। कितना फ़र्क हुआ। हम्म। तो ये मैं नहीं समझता कि चूँकि हरियाणा में जो सूरत हाल थी कि वहाँ खुद भाजपा के कैंडिडेट गांव में दाखिल नहीं हो सकते थे, और पूरी तरीके से लोगों ने कहा कि नहीं, इनका तो सफाया ज़रूरी है, लेकिन सफाया नहीं हो पाया, बल्कि भारी अक्सरत से ये लोग कामयाब हुए। महाराष्ट्र में भी यही सूरत हाल हुई थी। तो इसका फिर बाद में खुलासा ये हुआ कि अरे भाई, हर 2 में 1 वोटर तो जाली है। तो यानी 2 करोड़ में 25 लाख जाली वोटर हैं। तो ये लोग किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं और पूरा इंतज़ाम करके रखते हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि क्या हकीकी राय दही होगी, हकीकत तो ठीक है, लेकिन नंबर गेम है, नंबर गेम से हम इक़्तिदार हासिल करना है तो वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन बार बार मैं यही कहूँगा
कि इंतखाबी जो हमारे तरीक़ेकार है वो इंतहाई पोल्यूटेड है, इंतहाई काबिल को यानी सवाल या निशान है, क्वेश्चनेबल है ये पूरे। इसमें देखिए, और जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार जो चला रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, जिस किस्म से जा रहे हैं, तो वो तो उसमें उन पर कोई भरोसा भी नहीं रहा। लेकिन चूंकि एक इदारा है, दस्तूरी इदारा है, अब उनको जिम्मेदारी है, वो तो करता ही करता है। वरना देखिए SAR के हवाले से हत्ता के आधार को भी मानने को तैयार नहीं थे वो। बड़ी मुश्किल से जो सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिया तो जब वो उसको मानने लगे। अब 12 रियासतों में, जिसमें कुछ ज़ेर इंतज़ाम इलाके भी हैं, वहाँ जो है अमल शुरू हो चुका है और प्रोसेस में है। इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जियाँ दी गई हैं, ख़ासकर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से काफ़ी अर्जियाँ दी गई हैं और कई बड़े एहतजाज भी हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब किसी शख्स का, अगर एक शख्स 50 साल का है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, अब आप देखिए खुद बिहार के अंदर बर्थ के रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट में होते हैं वो सिर्फ 13% हैं जी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी या तो घरों में होती है या गांव में होती है, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन करवाते भी नहीं वो लोग। ऐसे माहौल में, और तालीम का जो मामला है, यानी सबसे ज़्यादा पसमानदा रियासत, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम की रियासत, वहाँ पसमानदगी, तालीम की कमी, ये सब चीज़ें होने के बावजूद आप वहाँ लाजिम कर रहे हैं कि नहीं नहीं आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना, बल्कि आपके वालिदैन का भी बर्थ सर्टिफिकेट होना। कहाँ से लाएंगे वो? कोई वालिदैन हयात में हैं तो वो भी कहाँ से लाएंगे कि नहीं भाई उस दौर में तो था ही नहीं हमारे पास, बस। तो ये रिकॉर्ड ना होने के बाद अब ये लुज़ुम लगा दिया जा रहा है। तो ठीक है भाई, नई नस्ल को लुज़ुम लगा दीजिए कि भाई 2000 के बाद जो लोग आएंगे उनको जो है ज़रूरी होगा। तो आप पहले नज़म ही नहीं रखेंगे, नज़म नहीं रख के कहेंगे कि नहीं वो लाजमी है, वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वरना उसके बगैर नहीं होगा। तो ये है पूरी तरीके से, एक तरीके से शहरियों को, यानी हकीकी शहरियों को वोट से भरा। अब देखिए बिहार में भी कितने लोग, लाखों शहरी जो हयात में हैं, जो ज़िंदा हैं, वो इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक मुर्दा हैं वो लोग। अरे भाई मुर्दा हैं, आप वोट नहीं डाल सकते। तो वो लोग खुद कह रहे हैं, बूथ के सामने आके कह रहे हैं साहब हम मुर्दा हैं। देखिए हमारे साहब कौरन अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे। जी कौरन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं मजमूई तौर पर, एक जानिब NDA इत्तेहाद है और दूसरी जानिब महागठबंधन है, और फिर इसके साथ साथ फिर अदर्स भी हैं, तो बहरहाल क्या रुझानात सामने आ रहे हैं मैं जानना चाहूँगा, और किस तरह के इंतजामात और किस तरह की सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं? जी अभी तो जो हालात है उस मुताबिक तो NDA का जो पलड़ा है वो बिल्कुल यहाँ से रुझान में आगे चल रहा है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि ऐसे ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां अब भी काउंटिंग तो चालू है ही, और अंतिम 50% का जो भी काउंटिंग का सिस्टम होता है वो पूर्ण नहीं हुआ। तो अभी भी चल रहे हैं मामले, और लोगों को, एक महागठबंधन के भी लोगों को एक उम्मीदें हैं कि जब तक जो है कुछ हद तक काउंटिंग हो नहीं जाए तब तक क्लियर नहीं हो पाए कि NDA यहाँ से आगे चल रही है। जी, ये बात है। अच्छा, सीमांचल से क्या वहाँ के हल्क़जात, वहाँ के हवाले से? जी कौन है? जी, सीमांचल के हवाले से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, सीमांचल में बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं, और यहाँ पर जो मजलिस के जो उम्मीदवार हैं काफी अच्छे पोजीशन में हैं, आगे चल रहे हैं। और जो भी NDA हैं उनके अपोज में, या वो भी कांग्रेस और RJD के जो भी लीडर हैं, हाँ, तो उनको भी वो अच्छे तरीके से फाइट कर रहे हैं, एकदम नेक टू नेक में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैक चल रहे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन में है। और उम्मीद जताई ये भी जा रही है कि कम से कम 12-1 बजे के बाद जो है क्लियर हो पाएगा कि वो कितने वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, और जी बताइए। अभी जो हालत है उस मुताबिक जो है, जो भी मजलिस के उम्मीदवार हो वो भी कसमाकस में नहीं है, बिल्कुल क्लियर वे में है कि वो भी निकलने के होड़ में है, और अच्छी उम्मीद की जा रही है कि वो यहाँ से अच्छे सीटें लाने की उम्मीद है। जी अच्छा कौनन, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि कितने मतलब राउंड सुबह हैं, कहाँ से क्या ख़बरें हैं, और फिर किस तरह के इंतजामात जो है चल रहे हैं, क्योंकि अक्सर और बेशतर आज के दिन भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिकायत वगैरह होती हैं, तो ऐसी कोई इतला? नहीं, ऐसे तो अभी शिकायत की कोई मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो राउंड की जहां तक बात है, राउंडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो साइट पर जो यहाँ कंट्रोल रूम से जो अपडेट किया जा रहा है जी, उसमें भी कुछ डेली ये है कि जो अंदर में जो काउंटिंग का जो सिस्टम है वो बता रहे हैं फाइनली कि ये 4 राउंड चल रहे हैं। अच्छा, और जो अपडेट जो हमारे आ रहे हैं वो 2 राउंड के आ रहे हैं।
तो लोगों को ये लग रहा है कि इतना डेली क्यों अपडेट आ रहा है। लोग अंदर से जाके पूछने पर मजबूर है। यहाँ के जो मीडिया कर्मी है वहाँ जा कंट्रोल रूम के वहाँ पास जा करके बाकी जो पोली एजेंट वगैरह जो वहाँ पर जो ऑफिसर वगैरह है उनसे जानकारी ले रहे हैं कि भैया कौन सा राउंड चल रहे हैं, कौन आगे चल रहे हैं, हमको प्रिंट दीजिए, हमको डेटा दीजिए। हाँ। और जो अपडेट जो हो रही है वो बिल्कुल बहुत डिले हो रही है, लेट से अपडेट हो रही है कि इसलिए लोगों को यहाँ राउंड अपडेट जो है वो पीछे बैक ही अभी चल रहा है कि दिखा रहे हैं कि ये बैक है, लेकिन जो यहाँ हकीकत में जो प्रेजेंट में जो चल रहे हैं वो 4 राउंड 5 राउंड हो चुके हैं और वहाँ बस 2 राउंड 3 राउंड ऐसे ही दिखा रहे हैं अपडेट में साइड पे। जी ये हालत भी है। ठीक है कौरन, फिर हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। माजिद साहब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या वजह है कि क्या इसमें एहतियात का पहलू है कि भाई इलेक्शन कमीशन भी बिलखुसूस हम देखते हैं तो वो जो राउंड्स होते हैं मुकम्मल तो बड़ा थोड़ा सा ताख़ीर से एक्चुअल जो हो जाता है उससे बिल्कुल जिस तरह से कौनन ने कहा उससे बिल्कुल पीछे, अगर 5 हो जाएं तो 2 बता रहे हैं, 10 हो जाएं तो 6 बता रहे हैं, तो एहतियात का तकाजा होता है या फिर तकनीकी जो है मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, क्या चीज़ है? देखिए काउंटिंग मराकज़ पर हमारे जो तजुर्बात हैं उसमें यह होता है कि आपको काउंटिंग के मराकज़ पर मीडिया को जाने नहीं दिया जाता है। वो काउंटिंग मरकज़ के सामने एक मीडिया सेंटर बनाया जाता है जी, वहाँ इलेक्शन कमीशन का एक नुमाइंदा आता है, आके बोलता है कि भाई ये इतने राउंड हुए, इतने ये हुए। जबकि जो एजेंट पार्टियों के एजेंट जो होते हैं वो अपना राउंड मुकम्मल करके वापस आते हुए मीडिया को बोल देते हैं साहब ये 3 राउंड हो चुके हैं, 4 राउंड हो चुके हैं, ये पोजीशन है। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं होते। ये जो है एजेंट अपना, क्योंकि हर राउंड का एजेंट अलग होता है। जी जी, जो भी राउंड का जो भी होता है वो अपना काम करके जाते जाते मीडिया को बोल देगा साहब 4 राउंड हो चुके हैं साहब। अरे भाई हमारे पास तो 2 राउंड की बात आई है अभी तक ऑफिशियली। इसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप, यानी ये पूरी तरीके से जो है कम्युनिकेशन गैप रहता है। और जैसे ही मीडिया को इत्तला आती है भाई अरे फलां ने बोल दिया कि 4 राउंड हुए, तो फौरी वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशंस को या उसको फैला देते हैं। तो लेकिन वो ऑफिशियली वो टैली नहीं होता है, मतलब ऑफिशियली जब होगा तो पूरे उसके साथ होता है पूरा। तो इसमें देर लगाते हैं ये लोग। और बाज़ वक़्त मीडिया को भी जाने देता है, लेकिन वो चीज़ें गिनती, मतलब ठीक है आप जाके खाली जस्ट देख लीजिए दूर से, जो उनके जालियाँ बनी होती हैं काउंटिंग मरकज़ सर, तो वो सिस्टम है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तेज़ रफ्तारी के साथ जैसे ही राउंड ख़त्म हुआ, अब उनका ये मानना जो सुपरवाइज़र होता है नहीं साहब इसका पूरा कैलकुलेशन करना रहता है हमारे को, जितने वोट गिने गए इतने वो हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं। लिहाजा हमको दफ्तरी काम के लिए थोड़ी ताख़ीर लगती है, इसलिए हम ये ताख़ीर करते हैं। तो ये उनका एतराज़ है। तो लेकिन इसमें थोड़ा स्पीड अप करने की ज़रूरत है, चूँकि ये लोग बड़े बेचैन रहते हैं। एक एक राउंड का जो है मामला, किस किस्म से कौन आगे जा रहा, कौन पीछे जा रहा, क्योंकि ये उनका सवाल है, उनके जो है जीत और हार का सवाल होता है, और लोग उनके चाहने वालों का भी जीत और हार का सवाल होता है जी, क्योंकि हज़ारों लोग जो है एक दूसरे को जो है होते हैं इलेक्शन के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये स्पीड अप करना इलेक्शन, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म, ये जो मौजूदा हालात है, अब देखिए मैं ये कर रहा हूँ, ये बातें इस तरीके से पैसों का जो लेन देन है इलेक्शन के दिन का, जो रायदही के दिन का जो पैसों का लेन देन है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये पैसों की बुनियाद पर, मजल की बुनियाद पर इस तरीके से जो है, ये जो इस तरीके से, तो ये हकीकी तौर पर ये अक्कासी नहीं करते, कहीं ना कहीं इसमें। जी संतोष साहब, जी आपसे बात कर सकता हूँ अभी? जी संतोष साहब, जिस तरह से जो ट्रेंड सामने आ रहा है, मैं जानना चाहूँगा आप बिहार को जो है हम क्या कहेंगे, मतलब जितनी गहराई के साथ हर एतबार से आप जो है इसको अच्छी तरह से देखते हैं और सारी यानी इसके नशे व फराज से हर चीज़ से जो है अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। बहरहाल जो एग्ज़िट पोल के तहत जो फिगर्स सामने आ रहे थे, रुझानात, वही हम देख रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी बिल्कुल लीड कर रहे हैं। वो 71 तो ये 72, ये 73 तो वो 75, इस तरह से मामला चल रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा संतोष साहब आपसे कि वाकई हम ये समझें कि जिस तरह के एग्जिट पोल्स आए हैं उसी तरह का रुझान ये बढ़ चल रहा है आगे, और हमने पिछले इलेक्शंस में देखा भी यही है कि जो इब्तिदा का जो रुझान रहा वो आगे भी वही उसी पर ख़त्म हुआ है। आपका क्या कहना है, किस तरह से आप देख रहे हैं? जी देखिए, जो अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, जी जी, इस रुझान के हिसाब से मैं तो नहीं मान रहा हूँ कि एग्जिट पोल के हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल ये नहीं कह रहा था कि नीतीश कुमार इतनी सीटें लाएंगे। जी, आप किसी का भी देख लें, सबने जो है नीतीश कुमार को कम आंका था, और लेकिन जो अभी जो परिणाम दिख रहे हैं
इसमें नीतीश कुमार मतलब काफी सीटों पर आगे चल रहे हैं। एक चीज तो ये है, दूसरा चीज ये है कि जो ग्राउंड पे हम लोगों ने जो रियलिटी हम लोग देख रहे थे जी, उससे अभी मैच खाती हुई परिणाम नहीं दिख रहे। अच्छा, चाहे इसके रीजन जो और इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का चरित्र भी फ्री और फेयर नहीं रहा है इस इलेक्शन में, चाहे परिणाम जो भी आए। जी जी, यानी मतलब काफी यानी यकीन दिलाया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फिर ये तक भी हुआ ना कि इस मरतबा जो इंतखाबात हुए उसमें शायद 1951 में शायद कोई शिकायत, मतलब कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि किसी एक भी बूथ पर ऐसा नहीं हुआ कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी शिकायत हो और फिर यहाँ पर दोबारा से इंतखाबात करवाए जाएं। इस तरह से बिल्कुल फेयर शिकायत को तो सुनी ही नहीं गई। अच्छा, जो भी शिकायतें आ रही थी, हाँ, अब मैंने जो देखा, हाँ, जैसे जो पटना का एक एरिया है, वो जो नदी के पार का एरिया, जहाँ से रीतलाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी से क्या नाम है, आई थिंक भारतीय जनता पार्टी से पहले वो आरजेडी में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो वो उम्मीदवार थे, वहां पे जो है नावों से लोग जा रहे थे। अच्छा। तो सारी नावों को बंद कर दिया गया, सिर्फ एक नाव से जाने दिया गया। तो अच्छा। इस तरीके से जो है वहां पे मतदान को धीमा किया गया। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पे कॉम्बिनेशन देख करके चुनाव आयोग की कार्यशैली निर्धारित हुई। अब इस तरह से तो कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई कुछ यानी स्टेट के बाहर से कुछ ट्रेनें खुसूसी तौर पर चलाई गई और बिहार को लोग गए, तो लोगों ने कहा कि 10,000 सवाल जी 10,000 रुपए सत्तारूढ़ पार्टियों ने इलेक्शन के डेट के कुछ दिन पहले बांटा। क्या इसके बाद भी हम फ्री और फेयर चुनाव की उम्मीद करते हैं? इलेक्शन कमीशन को हम ऑनेस्ट मान लें? क्या किसी विश्व के किसी भी बड़े लोकतंत्र में ये वहां के चुनाव आयोग होने देगी? जवाब तो ये मिलेगा कि भाई अभी तो कोई मतलब इम्तनात या फिर जो खवायद हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगा नहीं था, तो उसी के अंदर हमने किया, तो वो तो जायज है, कानूनी है। नहीं सर, ये जायज और कानूनी अलग चीज है। न्याय होना और न्याय होते हुए दिखना, ये दोनों ही दो चीजें है। तो न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ईमानदार होना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि वो ईमानदार लगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन कभी भी ईमानदार यहाँ के लोगों को लगता ही नहीं है। आप आज रिजल्ट आ रही है, आप आज सर्वे कर लीजिए, मैक्सिमम लोग आपको रोड पर उतर करके ये कहेंगे कि यह जो है चुनाव परिणाम गले से नहीं उतर रहा। मतलब बात फिर ये है कि अब ये एक बात ये भी तो है, जिस तरह से आप कह रहे हैं या फिर सभी कह रहे हैं कि ये किस तरह से देने दिया गया 10,000 रुपए जो महिलाओं के अकाउंट में डाले गए, तो इसका प्रभाव हो रहा है, हुआ है। देखिए, जो परिणाम आ रहे हैं जी, वो परिणाम कैसे आ रहे हैं ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी हम लोगों ने जो देखी थी, दोनों में मैचिंग नहीं है। अच्छा, अभी तक के जो परिणाम आ रहे हैं मैच नहीं हो रहा है। जी जी जी, अच्छा, अब ठीक है, अब इसी के तहत अगर आगे बढ़ेगा तो इस हवाले से अगर हम जनता की उस नफ्स को थोड़ा टटोलें पीछे जाकर, तो वो क्या आप ठीक है आपने कह दिया कि वो जिस तरह के नतायज है वो बिल्कुल अलग मालूम हो रहा है। देखिए, राजनीति में अभी तक जो है राजनीति का जो ट्रेंड रहा है कि जब भी बम्पर वोटिंग हुई है, तो जो सरकार है उसको लाने के लिए कहीं भी बम्पर वोटिंग नहीं होती हुई नहीं दिखी है अभी तक। जो अच्छा। राजनीति की ट्रेंड होता है वो ट्रेंड ये आया है अभी तक उभर करके कि जहां भी बम्पर वोटिंग होती है, इसका मतलब यह है कि लोगों में जो है वो है गुस्सा है सरकार के प्रति। सरकार को बदलने के लिए बड़ी संख्या में लोग वोट करते हैं, लेकिन यहाँ तो परिणाम उलट आ रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि लोगों का वो जो बरहमी थी या फिर वो अगर मुखालिफत थी, तो वो आप सूरत हाल को देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से लोग, अब जबकि बहुत सारे मसाइल एनडीए ने भी बताया, प्रधानमंत्री ने भी बताया कि बिहार में किस तरह की मसाइल थे, उसको जो है हल किया गया। घुसपैठियों का जो मामला था,
बड़ा संगीन है, उसको खत्म करने के लिए, उसको हल करने के लिए सरकार ने एक अपना विजन जो है जाहिर किया है। नजदीक से अगर आप देख रहे हैं, अगर आप उस पर नजर रख रहे हैं, हाँ, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सभा में भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमने ये काम किया इसलिए मुझे वोट दीजिए। 20 साल शासन में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी बैकफुट पर थे पूरे इलेक्शन। हमेशा उन्होंने जंगल राज और 20 साल पुराने मुद्दे गिनाए। उन्होंने कभी भी किसी सभा में ये नहीं कहा कि हमने 20 साल में ये काम किया इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। जंगल राज का खात्मा भी तो लोगों के लिए सुकून और अमन की बात है, वो भी एक उनके लिए बड़ी नेमत है। सर, जंगल राज का जहां तक मसला है, सबसे बड़ा मसला यह है कि 187% अपराध तो बढ़ चुके हैं। अब फिर कैसे आप कह रहे हैं कि जंगल राज का खात्मा हो गया? अब आप देखिए, एनडीए के जो उम्मीदवार थे मोकामा में, आनंद सिंह, उन पर चुनाव के दौरान हत्या का आरोप है और उनके सामने मुख्यमंत्री दोनों हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और उनको छोटा सरकार कहता है इस देश का मीडिया। तो अब ये बताइए कि एक गुंडा जो छोटा सरकार बने फिर रहा है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि जंगल राज खत्म हो गया? पिछले अगर बात करेंगे तो पिछले 2-4 महीने में 139 मर्डर पटना में हुई है जी। तो इतना बड़ा आंकड़ा है और इतने बड़े आंकड़ा के बाद आप कह रहे हैं कि सुशासन आ गया। तो जमीन पर आपका सुशासन दिखता कहाँ है? एनसीआरबी का जो डेटा है वो डेटा तो कुछ और बोलता है। वो बोलता है कि 87% आपके अपराध बढ़ गए। और तीसरी बात है, जो जंगल राज की जो टिप्पणी है, यह टिप्पणी किसी कानून व्यवस्था और सरकार के विरुद्ध नहीं की गई। यह टिप्पणी जो है पटना हाई कोर्ट ने उस समय के जो क्या नाम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पटना था, उसकी अव्यवस्था के संदर्भ में किया था, जिस समय स्ट्राइक वगैरह चल रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर थे और वहां पे जो है बहुत सी अव्यवस्था थी, जाम थी, पानी वाटर लॉकिंग थी। इस संदर्भ में और स्ट्राइक पे थे, तो इस संदर्भ में पटना हाई कोर्ट ने कहा था, न कि सरकार के संदर्भ में कहा था। लेकिन वहीं अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 5-10 बार तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर पे जंगल राज कह चुका है भारतीय जनता पार्टी के शासन को। आप उठा करके देख लीजिए रिकॉर्ड। जी माजिद साहब, जी सवाल आप करना चाह रहे हैं। एक चीज़ जो है, जो वोट चोरी यात्राएं निकाली गई एसआईआर पर जो हुआ, तो इसका कुछ इफेक्ट हो सकता है? बिहार में वोट चोरी हुई है, ऐसा समझते हैं आप? देखिए, जब तक ये तो जांच की विषय है, लेकिन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वो इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट फ्री और फेयर वाला नहीं थी। जी, बहरहाल मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इस हवाले से तो मैं आपसे ज़रूर सवाल करूंगा, चूंकि जंगल राज की बात की गई और फिर आप माशाल्लाह वकील हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भाई अगर पहले हम उस वक्त को भी देखें जब आरजेडी की हुकूमत सरकार हुआ करती थी और अब ये नीतीश कुमार की जो सरकार है, इसको थोड़ा कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब हालात बेहतर हुए हैं। इसी की वजह से जो है दावा किया जाता रहा है और इस हवाले से बात बताई गई। और सबसे ज़्यादा चैलेंज तो बिहार को ये है, बिहार को भी है, आसाम को भी है, उत्तर प्रदेश को भी शायद है, घुसपैठियों का वही मुलाजिमतें ले रहे हैं, वही जो है सारी चीज़ें जो लोगों के हैं वो जो है उसको जो है ले रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग परेशान हैं और बहुत सारा जो क्राइम का मामला भी है वो भी उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है घुसपैठियों का। सर, घुसपैठियों का कोई मामला नहीं है और अगर मामला है तो यह चुनाव आयोग का मामला है। आप इस प्रक्रिया को समझे। जो बॉर्डर की सीमा की जो सुरक्षा है वो गृह मंत्री के हाथ में है जी, मिलिट्री फोर्सेस के हाथ में है। तो क्या गृह मंत्री ने कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लिया जिससे उनकी पहचान हो? क्या गृह मंत्रालय ने इस तरह के कोई संगठन, कोई आयोग का गठन किया जो ऐसे लोगों की पहचान करे, उनके विरुद्ध FIR करे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, उन लोगों को जो है देश से बाहर करे? अगर ऐसी चीजें नहीं हो रही है तो आप जो है घुसपैठिए के नाम पर कुछ लोगों का नाम काट देंगे, कुछ लोगों का नाम जोड़ देंगे, इससे हासिल क्या होगा? क्या यह वैसा ही नहीं लग रहा है कि पेड़ में हमें जो पानी जड़ में पटाने के बजाय जो है हम पत्ते पे पानी पटा रहे हैं?
अगर घुसपैठियों की समस्या है तो इसके लिए तो सबसे पहले गृह मंत्री को ये पता लगाना चाहिए कि वो कितने लोग हैं, कौन से लोग हैं, कब आए, और जो जिन लोगों के शासन में आए उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या वो उसकी चूक नहीं है? और है तो क्यों हुई? किन लोगों के रीजन में हुई? जिन लोगों के रीजन में हुई, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ठीक ठीक, मैं आपसे फिर सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे राब्ता करूंगा जरूर। फिर क्या ट्रेंड्स रहेंगे आगे के, उस हवाले से जानना चाहूंगा आपसे। अभी अगर हम फर्ज कर लें जो जिस तरह की जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, फर्ज कर लें 140 122 जो है सादा अक्सरियत चाहिए। अगर 140 अभी के ट्रेंड के हिसाब से देख लें, अगर एनडीए को मिल जाते हैं तो तब एक आम जो है वहाँ के बाशिंदे होने के एतबार से क्या आपके पास, सिवाय जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो फिर सारी जनता जो है ज़रूर इसको कबूल करेगी। तो फिर अब इसका और क्या वो हो सकता है, मतलब इसको कहा जाए कि भाई ये अभी फेयर नहीं है वगैरह वगैरह, सभी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया, जो नतीजा होगा वो कबूल करना पड़ेगा। जी नहीं, ये व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये मसला किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है जी। यह स्टेट का मसला है, देश का मसला है। इस पे जो है देश की जनता, बिहार की जनता, स्टेट की जनता जवाब देगी। जवाब देने के लिए वोट है इनके पास, वोट का मौका आ रहा है, वोट दे रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है सामने आ रहा है। फिर इसके बाद आपके पास है क्या? वोट एक माध्यम है, वो तब के लिए है जब सब कुछ ठीक है। अच्छा। मैं पॉकेट में पैसे डाल रहा हूँ और मेरा पॉकेट फटा हुआ हो, अच्छा, तब तो वो पॉकेट काम का नहीं रहा ना। तो जहाँ पे सिस्टम और व्यवस्थाओं में खोट आती है तो जनता सड़क पे उतरती है। जनता के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये मैं नहीं, पहले राजनीतिक शास्त्र के सारे विद्वानों ने कहा है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती है। जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। जी भाई साहब, जेंजी की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, वो तो हो जाएगी बात। ये कमेंट बहुत जल्दीबाजी होगा ऐसी कोई कमेंट करना, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एक सिस्टम है। सिस्टम को अगर हम मान रहे हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं मान रहे तो जनता हमारे विरोध होगी। ठीक है संतोष साहब, फिर मैं आपसे दोबारा आपसे जो वक्त लूंगा ताकि देखेंगे कि ट्रेंड्स में क्या तब्दीली आती है। अभी तो इब्तिदाई रुझानात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। माजिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो वकील साहब ने कहा है, तो बहरहाल वो तो वहीं के बाशिंदे हैं, वहीं की सूरत हाल को देख रहे हैं। उन्होंने जंगल राज के हवाले से भी कहा, और जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी उसका जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने पेश किया, और फिर साथ ही साथ घुसपैठी के हवाले से भी बात की। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 5 बरस, सवाल जब मेरा ये था कि भाई जनता के पास यही है कि वो अपने वोट के ज़रिए अपनी रजामंदी या फिर अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो भी सिस्टम ख़राब हो तो फिर कुछ और मामला भी जो है जनता के पास, जमहूरी उनके पास हक़ है। लेकिन हम तो नहीं देखते ऐसा कि जो है कुछ हमारे पास ऐसा कोई नहीं। मगर एक चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व करा उनकी बातचीत में, हाँ, कि वोटिंग के दिन यानी पोलिंग जिस दिन हो रही थी उस दिन ज़मीन की जो सूरत हाल थी, वो सूरत हाल आज जो नतायज का जो ट्रेंड आ रहे हैं वो उससे मैच नहीं खा रहे हैं, जो कुछ रुझानात थे। और एक बात, एक वैलिड उनका जो पॉइंट रहा कि जहाँ जहाँ वोट जो है भारी मकदार में दिए जाते हैं, हाँ, वो सरकार की तायद में नहीं दी जाते। ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ जहाँ हमने भी देखा, इससे पहले जितने भी इलेक्शन हमने जो कवर किए, कि जो हेवी पोलिंग जहाँ होती है वो यानी जो इस्टेब्लिशमेंट है रूलिंग के ख़िलाफ़ होती है। जी, तो ये भी दिखा नहीं, ट्रेंड के लिहाज से जो भी ट्रेंड आ रहा है इसमें, उसके लिहाज से वो मैच नहीं खा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें झोल है, ये बात तो सही है। और इलेक्शन कमीशन जो दावे हैं इलेक्शन कमीशन के कि बिल्कुल फेयर एंड फ्रैंक जो बिल्कुल इलेक्शन करवानी है, वो तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें वो इलेक्शन कमीशन नहीं ठहर पा रहा है फेयर इलेक्शन करवाने में। अब जैसा कि अभी वो, चूँकि वहाँ वाटर वेज ट्रांसपोर्ट है वहाँ बहुत सी जगह जी, चूँकि गंगा जाती है और गंगा कई इलाकों में जो है लोग कश्तियों के ज़रिए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। अब आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके से, उस वक्त भी ये बात आई थी
कि जिस गांव में लोग हैं वहीं उसमें उनका जो है पोलिंग स्टेशन बनाना चाहिए था, बजाय उसके कि नहीं वो सहूलतें हैं, वो दीगर गांव में अच्छी सहूलतें हैं तो वो गांव में। तो अब लोगों के लिए सहूलतें देनी चाहिए थी कि भाई नदी पार जाना है, नदी पार जाने नहीं दिया जा रहा है, फिर यहाँ के लोग महरूम रह जाएंगे, नहीं नहीं नदी पार नहीं जा सकते आप, वहाँ के लोग नहीं जा सकते। तो ये पूरी तरीके से एक प्लानिंग के ज़रिए, और आप देखिए वोट चोरी का मौका दिया। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद वोट चोरी करवा रहा है, लेकिन वो आग बंद करके रह रहा है और वो एक सिस्टम को इजाज़त दे रहा है कि भाई ये इसमें झोल है, आप जितना चाहे आप अपना प्ले कर लो इसके अंदर। इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो बड़ी मुतासिर हो रही है। और इस तरीके का जो मामला सामने, आप देखिए हरियाणा के इलेक्शन की जो रुदात सामने आई है, कई महीनों के बाद आई लेकिन सामने आई, वो तो खुद यानी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आ गई, क्योंकि उसमें जो कुछ मामलात हैं जिनकी तस्वीर लगाई गई है, जो कुछ मामलात हैं उसके ज़रिए जो वोट की चोरी की गई थी, तो वो एक संगीन वाक़या है। लेकिन इस पर कुछ कार्रवाई करने के बजाय खाली नहीं हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ख़त्म है। तो ये कोई बात नहीं है। हाँ भाई, ये चीज़ें कैसी हुई इसकी इंक्वायरी करेंगे, ये मामला होगा। और जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि इलेक्शन से नोटिफिकेशन से 3 दिन पहले तक ये पैसे तकसीम हुए, 10,000 रुपये हुई, इस चक्कर से पैसे तकसीम हुए। तो ये क्या कोड ऑफ कंडक्ट के तहत नहीं आता, या फिर नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट लगता? ये ऐसे कई सवाल हैं। तो ये नहीं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी इलेक्शन प्रोसेस को, इलेक्शन सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं लाते, ये चीज़ें ऐसी होती रहेंगी और इलेक्शन इतना महंगा होता रहेगा कि एक शरीफ उन नफ्स इंसान इलेक्शन ठहरने के लिए जुर्रत भी नहीं कर सकता, बल्कि ये पूंजीपति लोगों का काम है या फिर माफिया का काम है, जो किसी न किसी तरीके से पैसों के ज़रिए, इन्फ्लुएंस के ज़रिए, मनी पावर, मेजर पावर, इसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने जो है इलेक्शन में हिस्सा लेता है। तो मैं समझता हूँ कि ये फेयर इलेक्शन होना शक की बात है। भाई साहब, अभी तक जो अपडेट्स हैं, जो रुझानात सामने आ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड 82 और भाजपा 78, 78 और आरजेडी 34 और एलजेपी आरवी 22 और कांग्रेस 7 पर, सीपीआई एमएल 5 पर और एचएएमएस 4 पर, और अदर का जो खाता था वो तो अब इलेक्शन कमीशन की साइड ने भी बंद कर दिया है फिलहाल। क्या आपको लग रहा है? नहीं, खैर अब शायद अभी मैं समझता हूँ कि 1/4 काउंटिंग हो चुकी है। जी। तो अभी जिस तरीके से ट्रेंड है, मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ते जाएंगे अब। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा इसमें, लेकिन अभी इसको रिवोट करना, इसको पीछे डालना बड़ा मुश्किल काम है। तावक्ते के दरमियानी जो वोटिंग होती है या आखिरी जो वोटिंग होती है, वहीं कहीं एक चमत्कार ना हो जाए। अब ये बात यकीनी होती जा रही है, जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जा रही है, यह बात यकीनी हो रही है कि बहुत ही भारी अक्सरियत के साथ यानी एनडीए बिहार में दोबारा जो है हुकूमत बनाने की तैयारियां करेगी। साहब, आप कुछ वक्त पहले ये बोल रहे थे अभी देखना होगा, फिर अब तो बता नहीं जो ट्रेंड आप, क्योंकि 1/4 तो हो गया ना अभी तक। अभी जहाँ जहाँ 20 राउंड है, मान लीजिएगा 5 राउंड तो हो चुके हैं, तो वही तो चमत्कार होगा अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा। वही कह रहा हूँ मैं, कंडीशनल है, यही ट्रेंड बरकरार रहा तो ये अब ये बात है कि भाई ठीक है, इस तरीके से होगा। क्योंकि अभी देखिए 20 राउंड में 5 राउंड हुए, समझे, एक मिसाल दे रहा हूँ, बाज़ वक़्त 20 भी नहीं है, बाज़ जगह बढ़ के भी है, बाज़ जगह कम भी है जी। तो लेकिन उसकी 1/4 काउंटिंग तो हुई है ना जी। 1/4 काउंटिंग का जो बेस है वो इसी तरीके का ट्रेंड पेश कर रहा है। अब ये आगे बढ़ता जाएगा तो बिल्कुल सही है कि आगे बढ़ेगी और एनडीए की सरकार बन सकती है। अब यहाँ पर जहाँ तक हम देख रहे हैं, जो कि हाट जो बिहार का है, वहाँ पर मजलिस के जो उम्मीदवार हैं दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, और वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के जो मंजर आलम है वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और 8,525 की लीड इनकी जो है यानी सामने आ रही है। और इसी तरह से दीगर अगर सीमांचल के इलाकों का भी देखें तो हम कुछ और ही मंजर नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि जो अदर्स का है वो अदर्स में सभी को डाला जाता है, लेकिन वो अदर्स का खाता फ़िलहाल बंद नज़र आ रहा है। तो सीमांचल पर भी सभी की नज़रें हैं मजिद साहब, और फिर इसके साथ साथ जो ओवरऑल जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उस पर भी नज़रें हैं। नाज़रीन, जिस तरह से आपको बता दूं कि आज बिहार के असम्बली इंतखाबात के नतायज सामने आ रहे हैं, वोटों की गिनती
का सिलसिला जारी है और हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और इसी के साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात भी हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर के हों, राजस्थान के हों, मिज़ोरम के हों, दीगर रियासतों के हों। इसी के साथ तेलंगाना के सदर मकाम हैदराबाद और हैदराबाद के हल्का असम्बली जुबली हिल्स। भाई साहब, जुबली हिल्स में अभी हम ठीक है उधर भी जाएंगे और उस हवाले से भी देखेंगे। मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या आप, अगरचे एक हल्के का है लेकिन इसके बावजूद काफ़ी अहमियत से तेलंगाना देख रहा है, ये बात चल रही है। आप इसको रद्द किया है आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी, लेकिन तेलंगाना देख रहा है। देखिए, ये मफरूज़ा है जी, तेलंगाना देख रहा है। अरे भाई, इससे क्या होने वाला है? क्या इससे सरकार गिरने वाली है? अगर ये रूलिंग पार्टी को डिफीट हो जाती है वहाँ, मान लीजिएगा, वैसे तो इम्कानात नहीं दिख रहे हैं, जो भी ट्रेंड आ रहे हैं उसके जो भी हो, तो क्या सरकार गिर जाएगी क्या? तब नज़र बनाए, कुछ है ही नहीं। और वैसे भी कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ वो, क्योंकि पैसों की बुनियाद पर दोनों पार्टियों ने पैसे दिए हैं। और बड़ा अजीब लगता है, मतलब बड़ी ये क्या फेयर इलेक्शन है? ये कोई मैंडेट नहीं होता, ये ढकोसला है। ढकोसले की बुनियाद पर आप दावे कर लेंगे, पना कर लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि देखेंगे अपोजिशन अगर जीत जाती है तो क्या अपोजिशन रूलिंग में आ जाती है, सरकार बैठेगी हैदराबाद में उसकी, ये तो भी नहीं। फिर ये क्यों आप जो बोलते हैं कि भाई सारा तेलंगाना देख रहा है, सारा तेलंगाना देख रहा है, अरे भाई ये मीडिया की और सियासी जमातों की कारस्तानियाँ हैं जो लोगों को ये बावर करा रहे हैं। क्या लोगों के मुस्तबिल सदर जाएंगे ये जीतने के बाद? क्या अगर अपोजिशन जीत लेती है तो क्या कल्याण हो जाएगा सारे लोगों का? या रूलिंग पार्टी जीत जाती है तो क्या फिर सबको जो है, जो भी वादे थे उन्होंने जो वादे किए थे 6 गारंटियाँ, वो पूरे हो जाएंगे? ये सब बेकार बातें हैं। इसमें अपना यह है इख्तरा है। अरे देखो सारी नज़रें लगी हुई हैं, सारी नज़रें लगी हुई हैं। यकीनन बिहार के बारे में आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल मुल्क की नज़रें लगी हुई बिहार। लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन के बारे में वैसे भी हम इशारे दे चुके हैं। तो कल आमतौर पर बाई इलेक्शन में जो पब्लिक का रुझान होता है वो किसकी तरफ होता है। जी, इसी के साथ नाज़रीन हम ज़रूर जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात हैं और जम्मू कश्मीर की हसास सूरत हाल जिस तरह से आप सभी जानते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो दिल्ली में धमाके हुए, उन धमाकों के बाद जम्मू कश्मीर के ये जो इंतखाबात थे, अगर दो हल्के जाती हैं, नगरोटा और बडगाम, लेकिन सिक्योरिटी जो पहले ही से बड़ी जो है सख्त थी, क्रैकडाउन्स महज 24 घंटों में 600 मकामात पर क्रैकडाउन्स किए गए और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ भी हुई। हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रब्ता हो रहा है, बहरहाल वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। हम उनसे ज़रूर ये जानेंगे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में, चाहे वो बडगाम का हल्का हो या नगरोटा का हो, वहाँ से क्या अपडेट्स आ रहे हैं और इसके साथ साथ किस तरह के वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और क्या आज भी क्रैकडाउन्स वहाँ पर रहे हैं। जी शबनम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी 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 शबनम, मैं जानना चाहूँगा, एक तो जो ट्रेंड्स हैं वो क्या आ रहे हैं नगरोटा और बडगाम के हवाले से, और फिर इसके साथ साथ किस तरह के इंतजामात हैं और क्या आज भी क्रैकडाउन्स की इतलात हैं जिस तरह से कार्रवाइयाँ चल रही है जो दिल्ली धमाका हुआ उसके बाद से? बिल्कुल, इस धमाके के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर हरियाणा के फरीदाबाद की बात करें या दीगर मुकामात की बात करें, ये छापामार कार्रवाइयां तो लगातार जारी हैं। और जिस शख्स के बारे में बताया जाता था कि वो इस धमाके में मुलव्वस है, उसके घर को आज ब्लास्ट किया गया है और उसकी वजह से पूरे इलाके में खौफ तशवीश की लहर भी है और लगातार ये कार्रवाइयां जारी है। कोयल पुलवामा की बात बोल रहे हैं आप? जी जी जी, ये कोयल पुलवामा का इलाका है और यहाँ जिसका मैं फिर से चाहूंगा जी, मैं चाहूंगा कि यानी जो डीएनए टेस्ट जो किया गया था, जो मैच हुआ वालिदा से, उमर नबी डार की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो उसकी वालिदा है, जो डीएनए टेस्ट लिया गया तो वो फिर साबित हुआ कि ये उमर ही है। और इसके बाद उसके रिहायशी घर को धमाके से आज तबाह कर दिया गया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, मतलब उसमें घर में खाली घर था या लोगों को उसमें से निकाला गया? नहीं, पहले उसके घर के अफराद जो हैं उनको बाहर निकाला गया। हाँ, मतलब रहता हुआ घर था वो, घर में कोई बसने वाले थे, खानदान वाले, घर वाले, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि एक इजाफी घर था उसके नाम पे था, उसको ब्लास्ट कर दिया, ऐसा नहीं है? बिल्कुल, उनको पहले पहले निकाला गया और आसपास जितने भी घर थे उनसे भी जो है
जितने भी उसमें अफराद थे उनको भी निकाला गया, लेकिन इस धमाके की वजह से आसपास के जितने भी घर हैं उनके भी शीशे चकनाचूर हुए हैं। और इस 3 धमाके रात को हुए हैं और उसकी वजह से इलाके में काफी खौफ तशवीश की लहर भी दौड़ गई है। जहां हम तलाशी कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, नाके लगाए गए पूरे जम्मू कश्मीर में से। अगर जम्मू कौमी शहर की बात करें, साउथ कश्मीर के कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग, पुलवामा की बात करें, हर जगह पे नाका लगाए जा रहे हैं। और इस केस में जो तहकीकात जारी है उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। और उमर नबी डार जिनका DNA यानी जो डॉक्टर रहे हैं, बहरहाल उन पर ये इल्ज़ाम है और ये इब्तिदाई तहक़ीक़ात जो सामने आई है। और जो धमाका जिस कार में हुआ वो कार वही चला रहे थे और यही तार जोड़े जा रहे हैं। और फिर तहक़ीक़ात में बात सामने ये आई है कि जैश ए मोहम्मद से या फिर दीगर अस्करी तंजीमों से, और जो वाइट कॉलर जिसको टेरर का नाम दिया गया है, उसमें ये एक मतलब कुलीदी ये मुलजिम बताया जा रहा है। और माजिद साहब अभी शायद मतलब हालांकि इन्वेस्टिगेशन तो और भी शायद मराइल होते हैं, लेकिन जो मकान में वो रहते थे बहरहाल उसको धमाके से उड़ा दिया गया है। क्या थोड़ा सा आपसे फिर मैं शबनम की तरफ भी जाऊँगा। देखिए, यही बात पहलगाम के वक्त भी हुई थी। जी जी, पहलगाम के बारे में 4 तस्वीरें जारी की गई थी, फिर उनमें से क्या हुआ क्या नहीं है, लेकिन कई मासूम कश्मीरियों के घर उजाड़ दिए गए थे। ये धमाकों से, बुलडोज़र से नहीं, एकदम जो है वो केमिकल डाल के फौरी घरों को उड़ा दिया जाता है। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन तो होनी है पूरी तरीके से, उसके बाद ही कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इंतज़ामिया को सब्र नहीं है, फौरी तौर पर कर दें बर्खास्त, घर को तबाह कर दें, घर के साथ अशिया भी तबाह हो जाए। ठीक है, लोगों को निकाला तो गया है, तो अब ये सूरत हाल, खुद शहरी हैं ना यहाँ के, उन पर भी ज़रा रहम नहीं क्या? ठीक है, एक बंदा जो है ख़ानदान का होगा, सर मुजरिम होगा, चलिए ठीक मान लेते, सारे लोग घर के लोग मुजरिम होंगे, अब वो बेघर हो जाएंगे, उनका कौन देगा उनका घर? इन्हें बता रहा हूँ। और वो घर उसके नाम पे है नहीं है, नाम पे भी हो तो जो लोग दूसरे रहने वाले हैं उनको शेल्टर कौन देगा? यानी ऐसे कई वाक़यात। अब देखिए, इससे पहले पहलगाम में तो सैकड़ों घर लोगों को ऐसे किया गया इल्ज़ाम के नाम पर, महज शक की बुनियाद पर। तो ये सरकार आवाम के बहबूद की है नहीं, क्योंकि एक तबके को वो अपना सब कुछ समझती है। ज़ियोनिस्ट टेंडेंसी आ चुकी है। यानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई क्यों, ठीक है भाई उसके नाम का घर था, ठीक है, तो दीगर लोगों के लिए क्या वो घर उसी का था? है भी तो उसके घर को जो है दीगर लोग रहने वाले नहीं हैं, उसको उनको बेघर करना ऐसा ही हुआ जैसा गज़ा में बेघर किया जाता है। ये सिचुएशन कश्मीर में हो रही। अब जवाब ये मिलेगा कि भाई आप दहशतगर्दी के हवाले से नर्म रो हैं क्या? यहाँ पर तो आहनी पंजे से जो है निपटने वाली बात हो रही है बड़ी सख्ती के साथ। अब जैश ए मोहम्मद के खिलाफ जाके कार्रवाई करो, 2 तहरीकात है उनके खिलाफ जाओ, पड़ोस के ऊपर हमला करो, जाके वहाँ क्यों नहीं करते हमला? नहीं करेंगे, अभी तो ऑपरेशन 2.0 लाइन में है, ऑपरेशन तो चल रहा है, सिंदूर चल रहा है। 2.0 जो है वो हो सकता है आज जो है हम नतायज देख रहे हैं, और फिर बड़ा कदम, बहरहाल ये सिक्योरिटी के मामलात है, राजदाराना मामलात है, और एक बड़ा कदम जो है सरकार शायद उठा भी सकती है। बहरहाल अभी पता नहीं है, लेकिन ज़रूर जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है बड़ी कार्रवाई होगी। बहरहाल ये सूरत हाल है। यहाँ पर जिस तरह से जो कार धमाके में मुलविस पाए गए, जिनका DNA अपनी वालदा से मैच कर गया उनके DNA से, तो उनके मकान को धमाके से उड़ा दिया गया है कोयल पुलवामा में। शबनम, मैं अब इलेक्शंस के हवाले से जानना चाहूँगा, क्या रुझानात आ रहे हैं नगरोटा से और फिर इसके साथ साथ बडगाम से? जी शबनम। जी शबनम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? शबनम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? शायद आवाज़ नहीं मिल रही। मैं चाहूँगा कि दोबारा हम ज़रूर उनकी तरफ जो है रुख करेंगे। जी माजिद साहब, अब बात यहाँ पर यही है कि 2 चीज़ें चल रही थी, यानी ये इन इलेक्शंस में दूसरे मरहले के जो इलेक्शंस थे उससे पहले, यानी उसकी शब ही जो है ये सानेहा हो गया था। तो एक एतबार से जो है आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि आज के दिन की मसरूफियात से गुजरने के बाद हमको ये इल्म नहीं है कि कल या रात या परसों मतलब क्या फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि दहशतगर्दी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, जिसका नज़र आपको मामला नज़र आ रहा है कि कोयल पुलवामा में एक स्टेप तो कर दिया गया। जी देखिए, दहशतगर्दी के बारे में और अंदरून भी हो सकती है। नहीं, सरकार बहुत ही मुखलिस है जी। तो जैसा कि भूटान में वज़ीर-ए-आज़म कह रहे थे कि हम जो सोर्स है जहाँ से ये है उसको भी तबाह करेंगे,
तो आमतौर पर देखिए हम जो सोर्स है वो सरहद पार का है। क्या सरहद पार कोई कार्रवाई की गई है? क्यों नहीं की जाती कार्रवाई? क्यों खामोशी इख्तियार की जाती की गई है ना भाई साहब, किया गया ना, कहाँ किया जाता है? सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, ऑपरेशन सिंदूर किया गया। नहीं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया? फिर नहीं रोका गया, चल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि सरकार में जो दमखम होना चाहिए दहशतगर्दी से रोकने के लिए और जिम्मेदारी, इतने बड़े वाक़यात हो रहे हैं, पहलगाम हुआ, अब ये हुआ, लाल किला हुआ, जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जवाबदेही किससे पूछेंगे? यहाँ तो जवाबदेही का कोई मामला ही नहीं होता, कोई जवाबदेही आप सवाल नहीं कर सकते आप। ये सिचुएशन में हमारी जमहूरियत चल रही है, क्या कर सकते हैं इसमें? लेकिन आज का दिन बहरहाल काफ़ी कई एक एतबारात से अहम है और इसमें जो रुझानात भी आ रहे हैं, एक जानिब ये भी चीज़ है और फिर माजिद साहब अब रिज़ल्ट जो भी होगा, जो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो जिस तरह से वकील साहब से अभी हमने बात की थी पटना से, संतोष कुमार यादव साहब से, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आप इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे आप दावे कर रहे हैं, इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? मतलब अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक नॉर्मल सवाल है और भाजपा की जानिब से भी होता है, क्योंकि वो नहीं है इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। क्यों लेते हैं भाई आप? फिर जीत जाते हैं तो फिर आप ये कहेंगे कि हाँ हम जीत गए, पूरी ईमानदारी नहीं, ईमानदारी कहाँ है? देखिए अभी तक जितने भी खुलासे हुए हैं जी, कर्नाटक में खुलासा हुआ, मध्य प्रदेश में